दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार का चुनाव करीब आ रहा है और इस चुनाव के दरमियान तरह तरह की तथाकथित बी टीमें देखने को मिल रही हैं। इतनी बी टीमें, नाना प्रकार की बी टीमें कि आपने कल्पना नहीं की होगी। और इसके पीछे का मकसद ये बताया जा रहा है कि जिस चिराग मॉडल के सहारे, जिस हैदराबाद वाली पार्टी के तथाकथित मॉडल के सहारे बिहार में एक मिशन पिछले चुनाव में पूरा नहीं किया गया, उसे इस चुनाव में पूरा करने की तैयारी है। क्या है वो मिशन? वो मिशन दरअसल ये है कि राजद और जदयू की साझा संख्या, दोनों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ आगामी विधानसभा में 2 अंकों में हो, यानी 100 के आंकड़े को न छू पाए। बिहार में विधानसभा के लिए 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 पर होता है। और पिछली बार आपने चिराग मॉडल देखा था। पिछली बार आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार में मजबूती से लड़ते हुए देखा था। पिछली बार आपने ओवैसी की पार्टी के साथ साथ गठबंधन में बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी लड़ते हुए देखा था। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद, सबकी साझा ताकत या अलग अलग ताकत लगने के बावजूद, जदयू और राजद भले ही अलग अलग गठबंधन में थे, लेकिन भाजपा की मंशा पूरी नहीं हो पाई थी। क्योंकि राजद 75 सीटें जीती और जदयू 43 सीटें जीत गई थी। दोनों की साझा संख्या बहुमत के आंकड़े से केवल 4 कम, यानी 118 तक पहुंच गई थी। और उसके बाद वाम दलों के भी 16 सांसद थे, 16 विधायक थे। इसका सीधा मतलब हुआ कि 134 ऐसे विधायक थे जिनके रहते भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इस बार क्या वो मिशन बहुत मजबूती से आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें जदयू और राजद दोनों चुनाव के बाद 100 के नीचे रह जाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगियों के साथ 110 के ऊपर तो कम से कम पहुंच ही जाए, बिना नीतीश कुमार की पार्टी के। तमाम पार्टियां आप देख रहे हैं। एक महाराष्ट्र से आने वाले आईपीएस अधिकारी है, बिहार में बमुश्किल 2 जिलों के एसपी रहे, चर्चित आईपीएस है, वो बिहार में पार्टी बना रहे हैं। उनकी पार्टी भी आ गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें कहीं और से मजबूत कैंडिडेट भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ताकि 5 से 10 हजार वोट उनके कैंडिडेट लेकर आए। यह भी कहा जा रहा है कि एक चुनावी रणनीतिकार की भी पार्टी है। यह अलग बात है कि उपचुनाव लड़ने के अति उत्साह में उस पार्टी ने अपना कबाड़ा करा लिया है। अगर वो उपचुनाव नहीं लड़ी होती तो एक्सपोज नहीं हुई होती। बहुजन समाज पार्टी, आपने देखा होगा कि किस तरह से रामगढ़ के उपचुनाव में नंबर 2 पर पहुंच गई, यादव उम्मीदवार के साथ नंबर 2 पर पहुंच गई। भाजपा से केवल 12-1300 मत पीछे थी, अन्यथा जीत भी जाती। तो बहुजन समाज पार्टी का महत्व अब और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कांग्रेस की कमान अब एक दलित नेता के हाथ में है और सबसे मजबूत दलित वोट बैंक के हाथ में है। तो बसपा की अहमियत भी क्या बिहार में बढ़ने वाली है? और भी कई पार्टियों की, एक नालंदा जिले के लिए भी एक पार्टी खड़ी हो गई है, जो कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी है, आशा पार्टी। आप सबकी आवाज, शायद ऐसा ही कुछ नाम है उस पार्टी का। वो नालंदा जिले में प्रभावी रूप से हर सीट पर 10,000 8,000 वोट लाने की स्थिति में हो सकती है। और हैदराबाद वाली पार्टी तो खैर है ही। तो इतने तरह की पार्टियों के बीच क्या बिहार में जदयू और राजद को इस बार 118 की संख्या जो पिछली बार पहुंच गई थी, वहां पहुंचने से रोका जा सकेगा? और 100 के नीचे रोकने की जो मंशा है, क्या वो पूरी हो पाएगी? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, कुछ व्यस्तताओं की वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे हम लोग, लेकिन ऋषि जी आज से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका हमारे चैनल पर। और पहला सवाल, सीधा सवाल, राजद और जदयू भले ही किसी भी गठबंधन में लड़े, क्या राजद और जदयू मिल करके 2 अंकों में सिमटाने की जो रणनीति बनाई जा रही है, क्या उनको सिमटाया जा सकता है 2 अंकों में? बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, इस बार का जो चुनाव है भाजपा लड़ रही है वो बिल्कुल 2-3 जो पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे अलग लड़ रही है। बीजेपी किसी भी हालात में चाहती है कि उनके कार्यकर्ता विधायक ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो। उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देना हो, चाहे जो भी पर्दे के पीछे डील करना हो, तमाम जो हथकंडे होते हैं राजनीति में उसको अपनाने से बीजेपी पीछे नहीं रहेगी।
और बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस बार भाजपा यह नहीं चाहेगी कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर जो 3 अंकों का जो मैजिक है कम से कम 100 क्रॉस नहीं करे। देखिए नीतीश कुमार बार्गेनिंग कैपेसिटी में तब रहते हैं जब राजद का भी ठीक ठाक संख्या विधायकों का होता है। पिछले बार आपने देखा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में राजद उभरी, जेडीयू के पास भी 43-44 विधायकों की संख्या थी। और यदि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट को मिला दे तो वो मैजिक फिगर जो है, जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, वो 2020 में था। लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि जेडीयू को एक खास संख्या तक सीमित कर दिया जाए, राजद को भी पर्दे के पीछे तमाम हथकंडों के माध्यम से एक उस संख्या तक सीमित कर दिया जाए जहां जेडीयू आरजेडी यदि कंबाइन भी हो जाते हैं तो जो सरकार बनाने के लिए नंबर चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाए। और इसी का परिणाम है, देखिए प्रशांत किशोर को लाया गया है। प्रशांत किशोर को कौन फंडिंग कर रहा है, पर्दे के पीछे कहां और कैसे डील हो रही है, आप भी जानते हैं। अब एक जो आईपीएस साहब हैं शिवदीप लांडे, उनकी राजनीति में एंट्री होती है तो मुझे तो हंसी आ रही है कि न उनका बिहार से कोई लेना न देना है, न बिहार के रहने वाले हैं, न बिहार के सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं। आप कहिएगा कि बिहार ने ऐसे नेताओं को गले लगाया है, तो भाई ना आपका वो कद जॉर्ज फर्नांडिस वाला है, ना आपका कद वो शरद यादव वाला है। ठीक है, जॉर्ज साहब कर्नाटका के थे, शरद यादव मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटका से अधिक जॉर्ज और शरद यादव का बिहार की राजनीति में भूमिका थी जी। तो शिवदीप लांडे तो आपने सही कहा कि 2 जिलों के पुलिस कप्तान रहे हैं, डीआईजी और आईजी रहे हैं। और उनके देखिए किसी पार्टी में शामिल हो जाते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन शिवदीप लांडे जैसे जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो उसका पार्टी का फॉर्म करना, और वो कह रहे हैं कि तमाम 243 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे, तो उनका मकसद क्या है, उनका आधार क्या है, ये समझ से परे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डील हो चुकी होगी, एक डील हुई होगी। अब किसको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मतलब जो पुख्ता खबर नहीं है कि बीजेपी के इशारे पे वो चल रहे हैं या किसके इशारे पे चल रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन नई पार्टी जो इस प्रकार का गठन होता है उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, और बिहार में ऐसे पार्टियों के भरमार आपको विधानसभा चुनाव तक और देखने को मिलेगा जिसका आप नाम भी नहीं जानते हैं। जैसे आरसीपी सिंह की पार्टी का नाम ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। कुछ पॉकेट्स में 1-2 विधानसभा क्षेत्रों में वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी में होंगे भी या नहीं होंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल का जो मतदाता है बहुत ही स्मार्ट होता है। जी ऋषि जी, एक डेटा मेरे पास है पिछले चुनाव का 2020 का। आप जानते हैं कि एक तरफ चिराग मॉडल चल रहा था, तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक गठबंधन में थी। मतलब 2 मॉडल थे, 2 पैरेलल चल रहे थे जो जेडीयू की सीटों को कम कर रहे थे। डेटा ये कहता है पिछले चुनाव का कि बिहार की 243 सीटों पर जो चुनाव हुआ पिछली बार, उसमें सबसे ज्यादा वोट से कौन जीता? एक कैंडिडेट मनोज मंजिल जो है माले के कैंडिडेट, वो 34.5% वोटों से जीते। 53,000 से ज्यादा की मार्जिन थी। और 1%, जी हाँ, सिंगल परसेंटेज से कम के अंतर से 8% सीटों का फैसला हुआ, और 1% से 2.5% के बीच के अंतर से 12% सीटों का फासला हुआ। मतलब 8 और 12 20% सीटें बिहार विधानसभा में, तकरीबन 50 सीटें ऐसी थी जिस पर फैसला, जिसमें हार जीत का अंतर 2.5% वोटों से कम का था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव में वोट काटाकाटी का मॉडल पिछली बार कितना बड़ा मॉडल था, कि 50 सीटें 2.5% से कम की मार्जिन से फैसला हुआ बिहार विधानसभा में, और केवल एक कैंडिडेट ऐसा था जो 50,000 से ज्यादा वोट से जीत पाए, वो माले के मनोज मंजिल थे। ये इतना एक्यूरेट डेटा मैं आपको दे रहा हूं। आप ये बताइए, जिस चुनाव में पिछली बार 2 मॉडल थे और 2 मॉडल की कामयाबी ने बिहार चुनाव को इतना क्लोज बना दिया,
अब आपको क्या लगता है, अब तो 4-5 मॉडल और एक आध मॉडल और दिख जाए चुनाव करीब आते आते तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मुकेश सहनी की पार्टी को पता नहीं उधर सीटें मिलेंगी या इधर मिलेंगी या कहीं नहीं मिलेगी, तो वो भी कहीं कोई मॉडल तो नहीं हो जाएगा। ये मुझे नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन बिहार के चुनाव में क्या लगता है, जो सामाजिक आधार है, राजद का, जदयू का, भाजपा का भी है, लेकिन मंडल फोर्सेस का जो सामाजिक आधार इन दोनों खेमों के पास ठीक ठाक हिस्सा मौजूद है। इन सामाजिक आधारों के बीच में क्या आपको लगता है कि 100 या 110 सीटों से नीचे रोक पाएगा कोई इन दोनों पार्टियों देखिए को? देखिए देखिए पिछले चुनाव में 2-3 प्रकार के मॉडल थे, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और क्या कहते हैं लोक जनशक्ति का मॉडल था, उससे नुकसान किसको हुआ आप जानते हैं, नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। दूसरी तरफ एआईएमआईएम वाला मॉडल था, 4-5 सीट जीतने में सफल हुए और कई सीटों पे 10 से 12 सीटों पे राजद को हराने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक ठाक वोट वो सीमांचल में लेके गए और यदि यही 12 और 5 17 सीटें यदि जोड़ दें तो तेजस्वी यादव फिर सीएम होते। और यही यदि जो आपने 2% का जो फासला बताया, यदि उसमें आप देख लें तो करीब 20-25 सीट जो है जेडीयू की बढ़ जाती। तो ये कहीं ना कहीं साथ में भी दिख रहे हैं। एआईएमआईएम का क्या नारा है, वो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान जिनको पसंद करते हैं बिहार में, उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो जितना बोलते हैं उतना फायदा उनको हैदराबाद में होता है और शेष भारत में फायदा भाजपा को होता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही स्थिति लोजपा की थी। लोजपा ने तमाम भाजपा के जो मजबूत नेता थे उनको उठा के टिकट दे दिया। नहीं, आप देखिए नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसको हुआ? जेडीयू को हुआ। ऋषि जी, गोदी मीडिया की बदमाशी देखिए। पहला पिटीशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किसने किया है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ? किशनगंज के सांसद जावेद ने, मोहम्मद और जावेद। उनके पिटीशन कहा मोहम्मद जावेद ने, और उसके बाद दूसरे लोगों ने पिटीशन फाइल किए जिसमें ओवैसी साहब भी हैं। लेकिन टीवी पर ब्रांडिंग किसकी हो रही है? ओवैसी की। कायदे से जो पहला पिटीशन फाइल होता है, केस भी रजिस्टर्ड होता है, तो बाद के पिटीशन के उसके उस नाम के साथ क्लब कर दिया जाता है, अमुक व्यक्ति एंड अदर्स करके, जो पहले पिटिशनर का नाम होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई भी करेगा तो मोहम्मद जावेद एंड अदर्स करके ही सुनवाई करेगा, उसमें ओवैसी नहीं आएंगे बीच में, उनका नाम नहीं दिखेगा। बिहार विधानसभा भंग हुई तो रामेश्वर प्रसाद, रामेश्वर चौरसिया वर्सेस अदर्स, और रामेश्वर चौरसिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हर केस ऐसे ही होता है कि पहले पिटिशनर के नाम से चलता है। लेकिन गोदी मीडिया की बदमाशी की क्रेडिट ओवैसी को जाए और अल्पसंख्यक वर्ग का बड़ा हिस्सा ओवैसी से सिंपैथाइज हो। ये देखिए, ये मतलब देखिए, बौद्धिक बेईमानी इसको कहते हैं। जावेद साहब कर रहे थे, अपना पिटीशन उन्होंने फाइल किया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सुन लीजिए ना, आप देखिए। जी बोलिए सवाल आप कुछ करिए, उसके बाद मैं बोलूं। देखिए, चुनाव आने दीजिए अभिषेक जी। देखिएगा, एआईएमआईएम जितना उनके नेता जितना बिहार में बोलेंगे उतना फायदा भाजपा को होगा। और भाजपा ये चाहती है कि एआईएमआईएम जो है आग उगले। जितना वो रिएक्शन देंगे उतना पोलराइजेशन भाजपा के पक्ष में होगा। भाजपा तो चाहती है चुनाव हिंदू बना मुसलमान हो जाए। और जेडीयू का जो रुख रहा है करीब 180 डिग्री है, भी मत कहिए, 360 डिग्री का यू टर्न रहा है। खासकर वक्फ बोर्ड वाले मामले में जेडीयू ने तो एक तरह से बीजेपी का जो फॉर्मूला उसको अपना लिया है। जेडीयू पहले वाली जेडीयू रही नहीं। आपने देखा ललन सिंह और संजय झा ने किस प्रकार से अप्रोच लिया। नीतीश कुमार एक तरह से एकदम चुप बैठे हुए हैं। जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया। तो अब ये जेडीयू भी मुझे लगता है कि बीजेपी के जो फार्मूला है उसी के अनुसार से चुनाव लड़ना चाहती है। कई चुनावों में 2005 से लेकर अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी। जेडीयू रणनीति तय करती थी किस एजेंडे पे, किसके चेहरे पे चुनाव होगा। अब मुझे लग रहा है कि 2025 का जो विधानसभा है वह नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, भाजपा के एजेंडे पे चुनाव होगा। और यदि भाजपा के एजेंडे पे चुनाव होगा तो देख लीजिएगा, एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं, असदुद्दीन ओवैसी का जो जिस प्रकार से बयान आएगा
उसके बाद भाजपा के नेताओं का रिएक्शन होगा और प्रयास कराया जाएगा कि पूरे चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम कराया जाए। और जब जब हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव हुए हैं, हालांकि बिहार में सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि बिहार में कमंडल और मंडल के जो सफल फ्यूजन करा पाते हैं उसी के सर पर ताज बैठता है। जब तक आपके साथ मंडल जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको फायदा नहीं होगा। जी ऋषि जी, एक चर्चा और चल रही है। 28 अक्टूबर को शायद बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व छठ है। तो जैसे आपने देखा, कुंभ को महाकुंभ बना दिया गया और क्या क्या हुआ देखा। 144 साल की झूठी थ्योरी को मार्केट में फ्लोट करके किस तरह से कितनी बड़ी अव्यवस्था को जन्म दिया गया। हो सकता है कुछ लोग महान आस्था के लोक आस्था के पर्व छठ को भी महाछठ बनाकर इस बार हो रहा है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। हालांकि मुझे पता है, मैं भी बिहार से हूँ, आप भी बिहार से हैं, छठ बिहार में हमेशा ग्रैंड ही होता है, सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व है। और छठ में किसी पुरोहित और पंडित की जरूरत नहीं होती है पूजा कराने के लिए, लोग खुद से पूजा करते हैं किसी भी इस उपासना पद्धति में। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करा के तब उसके बाद बिहार में चुनाव कराया जाएगा। सवाल ये है कि जिस पूजा में कोई पुरोहित की जरूरत नहीं होती, जिस छठ पूजा में सूर्य देवता की प्रकृति पूजा होती है, वहां ये ग्रैंड सेलिब्रेशन हो सकता है महाछठ जैसा कुछ नाम दे दे। इस तरह की तैयारी चल रही है कि लोगों को और छठ पूजा को हिंदुत्व की लाइन पर लाया जाए, जबकि हम तो देखते हैं शायद ही कोई ऐसा छठ घाट आपको मिलेगा जहां कोई ना कोई मुसलमान परिवार छठ करता हुआ दिखाई न दे। हर जगह आप देखते होंगे कि इक्का दुक्का मिल जाते हैं लोग। लेकिन सवाल ये, प्रकृति पूजा है, इसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये इतनी बड़ी तैयारी जो बिहार में की जा रही है, आपको लगता है कि इस तैयारी में कामयाबी मिलेगी? देखिए, भाजपा तो हमेशा राजनीतिक रूप से जो तावा है वो गर्म रखती है, ताकि जब भी रोटी सेकना हो सेक लिया जाए। तावा ठंडा पड़ने तो देती नहीं है। और माहौल बनाने में, खासकर धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, आस्था के नाम पे माहौल बनाने में भाजपा से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। और आपने ठीक कहा है, ये अक्टूबर के आसपास चुनाव होगा तो जो वो पर्व वाला माहौल होगा, उस पर्व को एक मेगा इवेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भाजपा से बड़ा इसमें एक्सपर्ट नहीं है। और मैंने शुरू में ही कहा कि इस बार भाजपा एनडीए गठबंधन में अग्रिम भूमिका में होगी। भाजपा ही रणनीति तय करेगी, भाजपा के हाथों में कमान होगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्या रणनीति होगा, क्या नारा होगा, क्या मुद्दे होंगे। तो बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन बिहार वह धरती है, पाटलिपुत्रा की वो धरती है जहां अब तक इस प्रकार का फॉर्मूला सफल नहीं हो पाया है। जब तक आपको पिछड़ों अति पिछड़ों का वोट नहीं मिलेगा, दलित महादलित का वोट नहीं मिलेगा, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और आपने शुरू में इंट्रो में बिल्कुल सही कहा है कि मायावती को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि रविदास समाज पे आज भी ठीक ठाक मायावती जी का पकड़ है, बसपा का पकड़ है। हालांकि कांग्रेस ने उस पर दावा ठोका है। अब राजेश कुमार और राजेश राम कितना सक्सेस हो पाते हैं देखने की बात है। राजेश राम को कांग्रेस किस प्रकार से प्रोजेक्ट करती है। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम और यदि राजेश राम डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसका फायदा गठबंधन को होगा, क्योंकि 5.5% का एक मजबूत चंक आपके साथ एड ऑन होने की स्थिति में होगी। तब जब उस समाज को लगेगा कि उनके बीच का कोई रहने वाला आगे की राजनीति में, सत्ता में अग्रिम भूमिका मिलने जा रही है। तो बिल्कुल जो इस बार का विधानसभा चुनाव न महागठबंधन के लिए आसान होगा न एनडीए के लिए आसान होगा, बशर्ते बेहतर चेहरों को आगे किया जाए, बेहतर एजेंडों को आगे किया जाए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आगे किया जाए। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से एक्टिव होना चाहिए था वो उतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। आज भी वो 4-5 लोगों से घिरे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से जो संवाद होनी चाहिए, अपने नेताओं से जो संवाद होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव इन बड़े नेताओं के लिए कहा जाता है कि उनसे मिलना आसान नहीं है, उतना ही तेजस्वी यादव के लिए भी कहा जाता है। सुनने में आया है कि 11-12 बजे उठते ही हैं वो। जब आप 10-11 बजे उठेंगे, नहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है, मैं कभी तेजस्वी यादव से मिला भी नहीं हूँ। लेकिन कई पत्रकार पटना के कहते हैं कि वो मतलब उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। लालू यादव को देखिए, लालू यादव गेट के बाहर
बैठा करते हैं, अभी भी बैठते हैं। आप देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, अलाव जल रहा है, बैठे हैं ठंडा के टाइम में, कोई आया है गेट पे, मैसेज आया लालू का, ठीक है बुलाओ, तो लालू मिल लेते थे। वो तेजस्वी यादव में वो अप्रोच नहीं है, तो उस ब्रेकर को तोड़ना होगा। आपसे बिहार को काफी उम्मीदें हैं, आप ऊर्जावान नेता हैं, आपके पास ठीक ठाक वोट भी है, लेकिन जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कार्यकर्ता नेताओं के बीच में अपने पार्टी प्रमुख से, उसमें मुझे कमी दिख रही है, तो उसको तो आपको दुरुस्त करना होगा। जी ऋषि जी, मूल सवाल हमारा यह है कि क्या राजद और जदयू को मिला करके बिहार में 100 से नीचे रोका जा सकेगा? मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं पिछले 20 साल के। 2005 के नवंबर से शुरू करते हैं। 88 जदयू, राजद 54, ये मतलब 136 सीटें, बहुमत के आंकड़े से 14 ज्यादा, कोई खेल का सवाल ही नहीं था। 2010 की महालहर की बात करें तो 115 और 22, 137, मतलब 136 से 137। 2010 की बात करें, सॉरी, तो 2015 की बात यदि करें तो 2015 की बात अगर आप करते हैं तो 80 और 71, 151 पर थी दोनों पार्टियां। और 2020 की बात करते हैं तो सीधे 136 से 151 के बीच जो आंकड़ा जा रहा था, वो आंकड़ा सीधा ड्रॉप होकर के आ रहा है 118 पर, 75 और 43 पर। अब उसी आंकड़े को और ज्यादा ड्रॉप करा करके 90-95 पर लाने की कोशिशें अंदर खाने चल रही है, ताकि 150 विधायक कम से कम ऐसे हो, या 150 के आसपास विधायक ऐसे हो जो राजद और जदयू के ना हो। ये तैयारी अंदर खाने की जा रही है। तो जो 136 से 151 का आंकड़ा था कि किसी भी सूरत में वहां रुके हुए थे, वो ड्रॉप करके 118 पर तो आ गया पिछली बार। क्या लगता है अब इसके नीचे ये फर्दर डिक्लाइन करेगा, नीचे जाएगा, या इसके ऊपर ये जाएगा? और अंदर खाने दोनों दलों में कुछ समझदारी तो विकसित नहीं हुई है कि साथ लड़े या ना लड़े, आंकड़ों का ख्याल हमेशा रखना है। ये तो चाहेगी, ये तो नीतीश कुमार चाहेंगे ही, यानी नीतीश कुमार के जो 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 मतलब रणनीतिकार है तो चाहेंगे ही, राजद भी चाहेगी, और सब राजद से भी अधिक नीतीश कुमार चाहेंगे। जिस खेल के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, अपने जो विपक्ष के लोगों का जो अदला बदली करवा देते हैं, डिप्टी सीएम को प्रतिपक्ष के नेता बना देते हैं, प्रतिपक्ष के नेता को डिप्टी सीएम बना देते हैं। यदि नीतीश कुमार सजग हैं तो ये तो चाहेंगे ही कि राजद को भी हाँ, राजद को भी इतना सीट आ जाए और जेडीयू को भी इतना सीट आ जाए, ताकि यदि बीजेपी थोड़ा खेला करना चाहे तो फिर हम इधर खेला कर दे, यू टर्न ले लें, पलटी मार कर दे, करवा दे। लेकिन भाजपा इस खेल में एक्सपर्ट है। आप देखिए, इसका एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र से ले सकते हैं। जो पार्टी ये दावा कर रही थी कि वो मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के कार्यकर्ता विधायक मंत्री मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उसके साथ उन्होंने क्या किया? आज जो शिंदे साहब हैं, उनकी स्थिति क्या है? आज थोड़ा भी वो इधर उधर करेंगे तो अजीत पवार, बैलेंसिंग एक्ट है, अजीत पवार का वोट समर्थन लेकर सरकार को कोई खतरा नहीं है। वही स्थिति है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर देना चाहती है ताकि भविष्य में जो जिस प्रकार से खेला करते आए हैं, पूर्व में खेला करते आए हैं, भविष्य में खेला न कर पाए। चाहे उसके लिए शिवदीप लांडे को लाना हो, चाहे उसके लिए प्रशांत किशोर को लाना हो, चाहे उसके लिए चिराग पासवान को एक्टिव करना हो, जो मॉडल एक्टिव करना हो, उस मॉडल को एक्टिव करने में भाजपा सक्षम है, क्योंकि भाजपा के पास संसाधन है, पैसा की कमी नहीं है। और राजनीति में पैसे, मनी का जो खेल होता है, सब कुछ तो पैसे से होता है। ठीक है, आप विधायक बन जाइएगा, एक विधायक बन के 5 साल में आप कितना कमा लीजिएगा? 20 करोड़, हम दिया 50 करोड़। बैठिए चुपचाप घर बैठिए, जो हम कह रहे हैं वो कीजिए। ऋषि जी ये देखिए, 8800 से ऊपर पंचायत है बिहार में। जितने मुखिया हैं और पूर्व मुखिया हैं, सब विधानसभा लड़ना चाहते हैं। तो कैंडिडेट की कमी तो है नहीं किसी के पास देने के लिए। टिकट जितनी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, सबको कैंडिडेट मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मान लीजिए, आप कोई पार्टी छोड़ दीजिए, यदि, और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, और औराई में कोई, जैसे मेरा क्षेत्र औराई है, औराई में यदि हमें राजद को हराना है तो यादव, मजबूत यादव को खड़ा कर देंगे। यदि राम सूरत राय को हराना है, बीजेपी कैंडिडेट को हराना है, तो स्ट्रांग भूमिया को खड़ा कर देंगे। तो ये तो कोई आधा सा बच्चा जानता है
भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, पैसा पैसा की कमी नहीं है। यदि मान लीजिए राम सूरत राय को हराना है तो किसी भूमिया को खड़ा कर देंगे, 50 लाख रुपए दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे, चुनाव लड़ लो, 50 लाख जेबी में रख लो और 50 लाख का चुनाव लड़ लो। कौन नहीं चाहेगा? जो मुखिया टाइप का आदमी है 10,000 15,000 वोट तो काट ही लेगा जी। यदि दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, गाय घाट, मेरे बगल में गाय घाट है, वहां यदि बीजेपी एनडीए को हराना है तो कोई मजबूत राजपूत को खड़ा कर देंगे। यदि जेडीयू चुनाव लड़ रही है, पिछले बार यही हुआ ना, एक मजबूत राजपूत समाज से आने वाली कोमल सिंह चुनाव लड़ गई, मैं से ज्यादा चुनाव हार गए, 40,000 के आसपास वोट, 36,000 के आसपास वोट कोमल सिंह को मिल गया। जो राजपूत महसे यादव को वोट करते वो महसे यादव क्या हुआ जी? ऋषि जी, पालीगंज में उषा विद्यार्थी चुनाव लड़ गई लोजपा से, भाजपा कैडर, क्या हुआ वहां? जयवर्धन यादव, रामलखन सिंह यादव के पोते वहां चुनाव हार गए माले के हाथ। तो ये तो पूरे बिहार में हुआ था, पूरे बिहार में हुआ था। उषा विद्यार्थी नहीं होती, उषा विद्यार्थी नहीं होती तो वहां जेडीयू आसानी से चुनाव जीत जाती। यही हाल आपको वहां हुआ, गायघाट में हुआ, यही हाल हर जगह आप देख लीजिए। पूरे बिहार में हुआ है। रीगा विधान एक बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र है, वहां उपेंद्र कुशवाहा का कैंडिडेट इतना वोट ले आए जितना से वो जेडीयू उम्मीदवार को हरा दिए। रंजू गीता को मंत्री थी नीतीश कुमार कैबिनेट रंजू गीता। तो इस प्रकार का खेल होता है राजनीति में। तो इस खेल को निपटने के लिए राजनीतिक पार्टियों को सावधान रहना होगा, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। लेकिन भाजपा इस खेल में एक्सपर्ट है, भाजपा इस पर पूरा ताकत झोंक रखी है। आप देख रहे हैं कि बिहार से बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हर राज्य का एक एक प्रभारी और टीम नियुक्त कर रखी है भाजपा, कि प्रवासियों को चुनाव में लाया जाए, उसको अट्रैक्ट किया जाए। तो इस प्रकार की तैयारी है। अभी राजगीर में संघ का बैठक चल रहा है, संघ के तमाम बड़े नेता जो हैं अभी राजगीर में जुटे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा मोहन भागवत सीमांचल गए थे। तो तमाम तरह के जो फार्मूला है एक जीत का, वो बीजेपी इस पर ताकत लगा रही है। तो देखिए आगे क्या होता है जी। देखिए, आप एक चीज बताइए, राजगीर और गया का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था उसके खिलाफ गौतम बुद्ध खड़े हुए थे, और उस ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ वहां से एक पूरे साउथ एशिया के लिए कहें आप तो एक लौ जली थी, उम्मीद की किरण। और वहां जाकर के अब जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम को थोपने वाली विचारधारा के लोग वहां जाकर के बैठक कर रहे हैं। राजगीर में और गया में अगर बैठक हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया कितनी उलट रही है। सारी थ्योरी को उलटने पर लोग आमादा है। खैर, आखिरी सवाल पर हम आते हैं ऋषि जी। आखिरी सवाल, पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के लिए चिराग मॉडल का इस्तेमाल हुआ, ओवैसी मॉडल कहे या उपेंद्र कुशवाहा मॉडल कहे या बसपा मॉडल कहे, जो भी मॉडल कहे। क्या इस बार जदयू के साथ साथ राजद, यानी जनता दल स्क्वायर, एक राष्ट्रीय एक यूनाइटेड, तो उसको जनता दल स्क्वायर हम कहते हैं, तो क्या जनता दल स्क्वायर को रोकने के लिए इस बार डबल चिराग मॉडल वाली भूमिका तैयार की जा रही है? लग तो यही रहा है। शिवदीप लांडे जी आ गए, प्रशांत किशोर आ गए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के क्या रिलेशन है कहने की जरूरत नहीं है। उधर कुछ बाहुबली जो हैं वो भी दावा ठोक रहे हैं, सूरज भान जैसे बाहुबली लोग हैं वो भी दावा ठोक रहे हैं। अब किधर जाएंगे, किसका समीकरण बिगाड़ेंगे? पशुपति पारस जी हैं, मुकेश सहनी हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलगे चुप हैं। देखें तमाम जो ये फंक्शन हुआ है ईद के समय उसमें मौजूद नहीं थे। कब क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो बिहार राजनीति का प्रयोगशाला है। यहाँ जो प्रयोग होते हैं वो कहीं नहीं होते हैं, साथ भी हैं और पीठ पीछे चूड़ा भोंकने का भी काम होता है। भाई हैं और दुलारे भी हैं, कुलारे भी हैं। ऋषि जी थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन इसलिए कर दीजिए क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं 2-3 उदाहरण। आखिरी सवाल है इसलिए हम 2-3 चीजें करनी जरूरी है। पहले कहा जाता था कि राजपूत और भूमिहार फ्लेक्सिबल है, कुशवाहा फ्लेक्सिबल है, वो अपने कैंडिडेट के साथ मूव कर जाते हैं। अब हम देख रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में पारू में कांग्रेस को टिकट मिला, अन्ना सिन्हा लड़े, वहां एक यादव कैंडिडेट खड़े हो गए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो यादवों का भी योगदान है। उन्होंने तेजस्वी के गठबंधन की जगह अपनी जाति के कैंडिडेट को प्राथमिकता दी। यही स्थिति रक्सौल में हुई। यही स्थिति आपको बता दें इस उपचुनाव में राजद कैंडिडेट जगदानंद सिंह के बेटे थे रामगढ़ की सीट पर, लेकिन वहां यादव वोटर बसपा के यादव कैंडिडेट के साथ चले गए। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने में
आपको नहीं लगता कि यादव मतदाताओं ने भी, उनके कोर वोटर ने भी अपनी तरफ से जाने अनजाने बड़ी भूमिका निभा दी है और इस पर लगाम कसनी होगी उन्हें, और किसी मुखिया, पूर्व मुखिया को वोट देने से बचना होगा, किसी दूसरी पार्टी के यादव कैंडिडेट को वोट देने से, यानी राजपूत भूमिहार कुशवाहा बनने से बचना होगा? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो लालू यादव का करिश्मा अपने समाज पे था वो तेजस्वी यादव में नहीं है, और इसके लिए सिर्फ यादव समाज ही नहीं, तेजस्वी यादव भी जिम्मेवार हैं। आप संवाद नहीं कीजिएगा, लोगों के बीच नहीं जाइएगा, तो एक कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग का जो फेविकॉल होता है वो धीरे समय रहते हुए कमजोर होता चला जाता है। तो आपको जनता के बीच जाना है, संवाद करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ सीटों पे यादवों ने भी राजद को वोट नहीं किया। पारू में यदि शंकर यादव नहीं होते तो अनुनय सिन्हा चुनाव आसानी से जीत जाते। 17-18 हजार जो वोट अनुनय सिन्हा को आया वो उनके परिवार या उनके अपने करिश्मा का वोट था। जो गठबंधन का वोट था वो शंकर यादव के साथ चला गया। तो ये कहीं ना कहीं यादव समाज को भी देखना होगा। यदि तेजस्वी यादव को आप सीएम बनाना चाहते हैं तो ऐसे शंकर यादव या ऐसे इस प्रकार के उम्मीदवार यदि निर्दलीय लड़ जाते हैं तो उसको बाइकआउट कीजिए, क्योंकि पार्टी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी यादव की भी है कि आप सिर्फ ये मत समझिए कि हम लालू के पुत्र हैं और चुनाव जीत जाएंगे, वो जमाना गया। आपको जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करना होगा, संवाद करना होगा। 4-5 लोगों के बीच में आप घिरे रहने से काम नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं, विधायकों से मिलिए, अपने नेताओं से मिलिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये बात बिल्कुल सही है, तेजस्वी यादव ऊर्जावान है, तेजतर्रार नेता है, लोगों को उम्मीद है, लेकिन मेहनत करना होगा, पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी है। बीजेपी तमाम हथकंडे अपनाने से पीछे हटेगी नहीं। चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जो परिस्थितियां हैं उसमें यदि तेजस्वी यादव के गठबंधन के खिलाफ यदि कोई तथाकथित चिराग मॉडल लाने की कोशिश होती है तो सबसे पहले निशाने पर यादव समाज के वोटर होंगे, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के। वो MY समीकरण होगा। इसके साथ साथ बसपा यदि एक्टिव होने की कोशिश करती है तो स्वाभाविक है कि राजेश राम के सहारे जो उम्मीद तेजस्वी यादव उनका गठबंधन कर रहा है उसमें डेंट लगेगा। और इस RCP सिंह की पार्टी यदि ज्यादा एक्टिव होती है तो नीतीश कुमार की सीटों पर, उनके JDU की सीटों पर उनके कैंडिडेट को डेंट लगेगा। ठीक इसी तरीके से अगर दूसरी पार्टियां हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी एक्टिव होती है तो अपर कास्ट के वोट ही काटेगी JDU की सीट पर। यह बात करीब करीब तय मानी है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के कोर वोटर्स को के बीच इनके कार्यकर्ताओं की मैसेजिंग तगड़ी कर रही होगी, तभी जाकर कुछ होगा। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से तो एक चीज सीखने लायक है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। टीवी चैनल पर ऑन रिकॉर्ड भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि इस गठबंधन से तो हमें नुकसान होगा, ये बात तो तय है कि सीटें हमारी घटेगी। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने दिया, 8-9 सीट का ही नुकसान हुआ, क्योंकि जमीन पर वो मैसेज देने में बीजेपी कामयाब रही कि दोनों के दिल नहीं मिले हैं, सिर्फ नेतृत्व मिला है। आज की जो परिस्थितियां हैं, कोर वोटर चाहे जदयू का हो या राजद का हो, उसे गांठ बांधनी होगी कि चाहे गठबंधन उनकी पार्टी का जो भी हो, अपने पार्टी, उनकी अपनी पार्टी जदयू या राजद जहां भी लड़े उनकी सीटों पर वो हिलेंगे नहीं। क्योंकि जहां हिले तो तय मानिए कि 15-20 साल के लिए बिहार की सत्ता और बिहार की सियासत में बैक टू द पवेलियन होने से रोका नहीं जा सकता। अभी तो नीतीश कुमार सत्ता में है तो लालू परिवार की सिर्फ सत्ता गई, सियासत चलती रही। कल को नीतीश कुमार भी निपट गए तो तय मानिए कि राजद की भी सियासत निपट गई। और यदि तेजस्वी यादव आ गए तो नीतीश कुमार और निशांत कुमार की भी सियासत यदि वो आते हैं तो चलती रहेगी। अगर तेजस्वी यादव नहीं आ पाए तो तय मानिए कि निपटेंगे तो दोनों एक साथ निपटेंगे। और ये BCDEF जितनी भी टीमें हैं वो कामयाब हो गई तो आप नतीजा जानते हैं कि बिहार किस दिशा में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। तमाम बिहार की परिस्थितियों पर आपने इतनी बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी बेबाकी हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आती है। कमेंट बॉक्स में ही पूछते हैं कि ऋषि जी कहाँ है। ऋषि जी आज साक्षात आपके सामने है, आगे भी साक्षात दर्शन देते रहेंगे। नमस्कार।